जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संस्करण में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजीत नेगी। हर बार की तरह डिफेंस डायरी में बात एक और महायोद्धा की, लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में इस हफ्ते तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। इस हफ्ते भी अग्निवीरों का अग्निपथ देश भर में चर्चा का विषय है। बढ़ते हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों से अलग अलग मुलाकात की और हालात का जायजा लिया। इस बीच तीनों सेनाओं की तरफ से भी मीडिया के सामने इस योजना से जुड़ी जानकारी रखी गई। अग्निपथ स्कीम क्यों युवाओं के लिए बेहतर है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर के एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अग्निपथ स्कीम तीनों सेनाओं की जरूरत है और पिछले 20 साल से सेनाओं में इसको लेकर मंथन चल रहा था, लेकिन खासतौर से पिछले 2 साल में तीनों सेनाओं के बीच इस अग्निपथ स्कीम और अग्निवीरों को लेकर 250 घंटे से ज़्यादा की बैठकें हुई हैं। और उसके बाद बदलते हालात और सेनाओं के आने वाले दिनों की ज़रूरतों को देखते हुए, खासतौर से सेनाओं को कैसे तकनीक से जोड़ा जाए, कैसे उसे आधुनिक बनाया जाए, सैनिकों की आयु को कैसे कम किया जाए, उन्हें ज़्यादा फिट कैसे रखा जाए, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अग्निपथ स्कीम को लाया गया है। इसके साथ ही तीनों सेनाओं ने साफ कर दिया कि अग्निपथ स्कीम के तहत ही अब सेनाओं में भर्ती की प्रक्रिया होगी और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर वायुसेना की बात करें तो वायुसेना में ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी गई हैं और उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। पहले ही दिन 3,800 से ज़्यादा लोगों ने अग्निपथ स्कीम में ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल हुए। फिलहाल वायुसेना में वायुसैनिकों के लिए अग्निपथ स्कीम के तहत ऑनलाइन एंट्रियां मांगी जा रही हैं और उसके बाद जुलाई महीने से भारतीय सेना में अग्निपथ स्कीम के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देश भर में ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत युवा अग्निवीर के तौर पर शामिल होंगे और उसके बाद भर्ती रैलियों के जरिए उन्हें सेना में शामिल करने का काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही नौसेना भी अपनी अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस तरह से इस साल के अंत दिसंबर तक तीनों सेनाओं में अग्निपथ स्कीम के तहत सैनिकों की भर्ती का काम पूरा हो जाएगा। अकेले भारतीय सेना में 45,000 से ज़्यादा सैनिकों की भर्ती होगी, जवानों की भर्ती होगी, चाहे जनरल ड्यूटी वाले जवानों की बात की जाए या फिर अलग अलग ट्रेड की बात की जाए। इसी तरह से वायुसेना में एयरमैन के तौर पर अग्निवीर वायु और नौसेना में अग्निवीर नौसैनिक की भर्ती की जाएगी। नौसेना ने घोषणा की है कि अब वो महिलाओं को भी अग्निवीर के तौर पर नौसेना में भर्ती करेगा। इस तरह से अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में जो युवाओं की आशंकाएं थी उसको दूर करने की लगातार कोशिश की जा रही है तीनों सेनाओं की तरफ से। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मुद्दे पर लगातार मीडिया में अपनी बात रख रहे हैं। कोशिश ही है कि अब सेनाओं की बदलती ज़रूरतों को देखते हुए, आने वाले दिनों की चुनौतियों को देखते हुए इस योजना को लागू करना होगा। खासतौर से क्योंकि पिछले 2 साल से कोविड की वजह से देश में सेनाओं में भर्ती नहीं हुई है, इसीलिए उस गैप को भी पूरा करना है। NSA अजीत डोभाल ने भी मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि ये आने वाले दिनों में सेना के सामने दुश्मन की जो चुनौती हैं उससे निपटने के लिए ये सबसे बेहतर विकल्प है। डिफेंस डायरी में बात अब महायोद्धा लेफ्टिनेंट कर्नल शांति स्वरूप राणा की, जिन्हें उनके अदम्य साहस के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल शांति स्वरूप राणा का जन्म पंजाब के होशियारपुर में 1949 में हुआ। शुरुआती तौर पर लेफ्टिनेंट कर्नल राणा सिग्नल यूनिट में एक सिपाही के तौर पर भर्ती हुए, लेकिन अपनी काबिलियत और मेहनत के बल पर उन्होंने सेना में कमीशन प्राप्त किया। 1977 में उन्हें 3 बिहार रेजिमेंट में ऑफिसर के तौर पर कमीशन मिला और उसके कुछ साल बाद वो 13 राष्ट्रीय राइफल में प्रमोशन लेते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात हो गए। कई ऑपरेशन में उन्होंने हिस्सा लिया। बात फिर चाहे ऑपरेशन पवन की हो, ऑपरेशन रक्षक की हो, ऑपरेशन राइनो की हो, ये तमाम ऑपरेशन हैं जिनमें उन्होंने भाग लिया और अपनी काबिलियत, अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। अब बात उस ऑपरेशन की जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल शांति स्वरूप राणा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 13 राष्ट्रीय राइफल में अपनी
नियुक्ति के दौरान वो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात थे। उस यूनिट में नंबर 2 पर तैनात थे, यानी कि ट्वाइसी के पद पर वो तैनात थे। कुछ समय बाद उन्हें जानकारी मिली कि कुपवाड़ा के जंगलों में कई खूंखार आतंकी बंकर बनाकर मौजूद हैं और उनके पास बड़ी संख्या में गोला बारूद, खासतौर से 800 किलोग्राम RDX जैसा विस्फोटक है, जिसका इस्तेमाल वो कश्मीर घाटी में कर सकते हैं। सूचना मिलने पर लेफ्टिनेंट कर्नल शांति स्वरूप राणा ने योजना बनाई और अपने साथियों के साथ कुपवाड़ा के उन जंगलों में छिपे बंकर में छिपे आतंकियों पर धावा बोल दिया। शुरुआती ऑपरेशन में उन्होंने सीधे कार्रवाई करते हुए ग्रेनेड हमला करते हुए बंकरों में 3 से 4 ग्रेनेड फेंके और उनमें छिपे आतंकियों पर सीधा निशाना साध दिया। अचानक इस कार्रवाई से आतंकी बौखला गए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग का जवाब देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल शांति स्वरूप राणा ने भारी गोलाबारी का जवाब देते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे आतंकियों को जवाबी कार्रवाई में मार गिराया। तभी दूसरी तरफ से दूसरे बंकर से भी आतंकियों ने भारी गोलाबारी शुरू कर दी और लेफ्टिनेंट कर्नल शांति स्वरूप राणा भी उसकी चपेट में आ गए। लेकिन उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व करना नहीं छोड़ा। वो लगातार ग्रेनेड हमले से बंकरों को नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई में जुटे रहे और उनके साथी आतंकियों की जवाबी फायरिंग का जवाब देते हुए उनका सफाया कर रहे थे। लेकिन अचानक तभी एक बंकर से आतंकी ने पीछे से उन पर हमला कर दिया और वो बुरी तरह से घायल हो गए। उनके शरीर में कई गोलियां लगी, लेकिन वो अपनी टीम का नेतृत्व करते रहे। उनकी टीम ने उन्हें कवर फायरिंग दी, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की और उसके बाद उनके साथियों ने बाकी 2 बंकरों पर भी भारी गोलाबारी शुरू कर दी और उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस तरह से अपने अदम्य साहस और नेतृत्व क्षमता के बल पर लेफ्टिनेंट कर्नल शांति स्वरूप राणा ने इस बड़े ऑपरेशन में आतंकियों के 4 बंकरों को नेस्तनाबूद किया, जिसमें भारी संख्या में गोला बारूद मौजूद था और खूंखार आतंकी आधुनिक हथियारों के साथ उसमें मौजूद थे। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान वो लगातार खुद इस ऑपरेशन की अगुवाई करते रहे और आखिरकार ऑपरेशन पूरा होने के दौरान उन्होंने अपने प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए। इस तरह से एक सिपाही के तौर पर भारतीय सेना में शामिल होने के बाद अधिकारी के तौर पर उन्होंने कमीशन लिया और अधिकारी के तौर पर अपनी नेतृत्व क्षमता अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए उन्होंने देश पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और कश्मीर घाटी में एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में बैठे इन खूंखार आतंकियों का सफाया कर दिया। उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। डिफेंस डायरी में हम लगातार आपको भारतीय सेनाओं के ऐसे महायोद्धाओं की कहानी सुना रहे हैं जिन्होंने सेना में अपने कार्यकाल के दौरान अपनी वीरता, अपने नेतृत्व क्षमता से भारतीय सेनाओं के इतिहास में सुनहरे पन्ने जोड़े। डिफेंस डायरी में आज के लिए इतना ही। जय हिंद।